हेलो बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस जो देखी है जिसमें आप मोलैरिटी और मोलैलिटी इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। और मैंने जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो भी आप सॉल्व कर पाए। तो चलिए आज हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। नया कंसेप्ट है, नई टर्म है, दैट इज नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी आप प्रैक्टिकली बहुत यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल्स में हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज़ करना पड़ता है। तो वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए आपको नॉर्मेलिटी क्या है ये पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का टर्म्स है, लेकिन ये हमें ग्राम्स इक्विवेलेंट कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं और रिकॉल करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ये भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। हालांकि इसके ऊपर प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्सोल्यूट dissolved per liter of solution at particular temperature is called as normality. When number of gram equivalent absolute dissolved per liter, यहाँ पे per liter of solution है, याद रखना मोलैलिटी में per kg of solvent था, नॉर्मेलिटी में अब यहाँ पे फिर से क्या आ गया है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जानबूझ के मैं अलग अलग पेन यूज करता हूँ ताकि वो कीवर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये तो हमको पता नहीं है। तो चलो थोड़ा उसको रिवाइज करते फिर इसके फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो किसी भी चीज का जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है उससे अगर मैंने वेट को डिवाइड किया तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मूला से हम इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे HCl है, ठीक है, तो HCl का बेसिसिटी क्या होगा, 1। बेसिसिटी का मतलब कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो OH के साथ रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है। इस एसिड में कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो आपके बेस के साथ या फिर OH के साथ रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है, उसको कहा जाता है बेसिसिटी। या बहुत आसान भाषा में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं किसी एसिड में, उस चीज को बोला जाता है बेसिसिटी। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं HCl ले रहा हूँ तो HCl में एक ही हाइड्रोजन है जो कि डोनेट किया जा सकता है, जो कि H+ बन सकता है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, दूसरा एग्जांपल है मेरा H2SO4। तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो 2 हाइड्रोजन कैसे, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना आपको, तो ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एक हाइड्रोजन निकालता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो यहाँ पे 2 H+ आयन फॉर्म हो सकते हैं इस एसिड में। तो ये क्या करेगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गूगली आ जाती है, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। अब आपको दिखने के लिए तो दिखता है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन बेसिकली ये देवता कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन वो दे पाता है। इसका स्ट्रक्चर हम P ब्लॉक में देखेंगे, तो स्ट्रक्चर के आधार पे आप जिसको बोल सकते हैं कि ये सिर्फ 2 ही क्या दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसका बेसिसिटी है 2। ये है फॉस्फोरस एसिड। 2 देयर आर 3 हाइड्रोजन बट डोनेट कितने कर पाता है, वो सिर्फ 2, तो इसलिए उसका बेसिसिटी कितना है, 2। फोर्थ एग्जाम्पल में ले रहा हूं वो है H3PO4। ये है फॉस्फोरस एसिड, सॉरी ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये रस है और ये रिक है। तो फॉस्फोरिक एसिड में अब आपको 3 हाइड्रोजन क्या है अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो इसका बेसिसिटी है 3। लास्ट के 2 एसिड की बात कर लेते हैं फिर इसको खत्म करेंगे, दैट इज ऑक्जेलिक, सॉरी ये एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, तो इसका बेसिसिटी है 1। और लास्टली जो आपको बहुत फेवरेट है बच्चों किसी एग्जामिनर का, वो है ऑक्जेलिक एसिड, ड्राई एक्वियस हाइड्रोजन एसिड। तो इसका बेसिसिटी होता है 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। तो बेसिसिटी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड। ज़्यादातर जो एसिड आपको क्वेश्चन में आते हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, उनकी बेसिसिटी क्या है। तो यू कैन रेफर दिस बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ये देता है आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी, तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज मेरे पास एक बेस है NaOH। अब ये NaOH कितने OH माइनस आयन क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, जो कि एसिड के H+ के साथ बाइंड करेंगे। जब OH और H+ बाइंड होते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो जितने OH माइनस आयन है या कितने आइटम वहां पे प्रेजेंट है जो क्या कर सकते हैं, H+ के साथ बाइंड हो सकते हैं, उसको बोला जाता है एसिडिटी। तो NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH माइनस आयन है जो H+ के साथ बाइंड कर सकता है। वैसे अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा तो वहां पे कितने OH माइनस अवेलेबल है, 2। तो इसका एसिडिटी क्या है, 2। तो आप ऐसे अगर ढूंढते जाओ तो बेस की एसिडिटी आप ढूंढ पाओगे। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अब बचे हुए 2 चीजें, ये बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑन कैटायन। अब जब सॉल्ट है तो सॉल्ट कैसे बनता है, एक कैटायन और एक अनायन से बनता है, दोनों दो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जितना टोटल चार्ज ऑन कैटायन होगा, टोटल चार्ज, मैं टोटल चार्ज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये टोटल होना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन ऑन कैटायन या फिर ऑन एनायन, उससे अगर मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सॉल्ट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अब ये आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप डिटेल के लिए वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। अब आपने देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट गिवन इन ग्राम। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन W से, स्मॉल w। और ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट ही होता है, ठीक है। तो बस इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला में डाल दिया। तो नॉर्मेलिटी मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। हम इसके फॉर्मूला को 2 तरीके से लिख सकते हैं। N रिप्रेजेंट नॉर्मेलिटी, W represent weight of solute in gram, E represent equivalent weight and V represent volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर दिए है तो डायरेक्टली यू कैन यूज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर आपको अगर वेट दिया है और इक्विवेलेंट वेट आपको पता है तो यू कैन यूज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम्स इन लीटर्स। अब नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी का यूनिट जो है, बेसिकली नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये उसका यूनिट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यही उसका यूनिट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन वेरीज विद टेम्परेचर। बताओ क्यों, क्योंकि अब नॉर्मेलिटी में अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो गया, और हमें पता है कि वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर। सो नॉर्मेलिटी विल आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर राइज करेगा तो नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी, या फॉल करेगा तो नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। सो नॉर्मेलिटी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि देर इज अ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच के रिलेशन हम अगर बात करें तो हम, अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है, बेसिकली ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो बस मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर ली है साइड। तो मोलैरिटी अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है यूजिंग मोलैरिटी, तो आप नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बस ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी अगर आपको पता चल गई तो यू कैन फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, या फिर अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता है तो आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ये रिलेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। बच्चों, अगर आपको ये कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी दिस। कमेंट में आपकी क्वेरी, आपकी क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। मैं ट्राई करूँगा हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू।